हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे हम एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आते हैं जनरल साइंस के ऊपर। तो आज जनरल साइंस का जो सेशन है वो होने वाला है फिजिक्स के ऊपर। और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को। जो यूनिट्स होती हैं, जिनको इकाइयां कहा जाती हैं, उनका मापन कैसे होता है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो क्या है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट क्यों जरूरी है, इससे शुरू करेंगे। फिर इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो बेसिक फॉर्म में हमको पता होनी चाहिए, उसकी बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, यूनिट्स की, जिनको ही क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। और मेजरमेंट जो कि आपका मापन है, किसी चीज को नापना या मापना मेजरमेंट्स कहलाता है। तो किसी भी चीज को मापने के लिए, मेजरमेंट्स के लिए हमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी पर आज हमारा फोकस होगा कि ये क्यों जरूरी है, क्या इसका नीड होता है। तो सबसे पहली बात करें हम, तो देखा जाए तो यहां से आपको सबसे पहली चीज समझनी है कि भाई मेजरमेंट क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर हम किसकी बात करेंगे, हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि बेसिकली जैसे कि आप हैं तो आपका कुछ ना कुछ वेट होगा, आपका कुछ ना कुछ वजन होगा, तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होती है जिसको मेजर कर लिया जाता है, जिसको नाप लिया जाता है। अब आप बोलें कि आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा दर्द है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, आपको बहुत खुशी है, इसको मेजर करके बताइए। तो ये जो है, ये सारे इमोशंस हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो भौतिक राशियां हो जाती हैं, मतलब कि जिनको आप नाप सकते हैं, उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत अच्छे से समझना है। तो यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, तो यहां से चीजें आपको समझने आएंगी कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की। अब क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, फिजिकल क्वांटिटी की, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। अब मेजर करने में कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो उसकी संख्या होगी। कि जैसे किसी का वजन है, मान लिया जाए उसका वजन है 60 किलो, तो 60 किलो जो है वो आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। मतलब कि कोई ना कोई क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी का है। 60 जो वैल्यू है वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो गया। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब कुछ भौतिक मात्राओं का मात्रात्मक विवरण। मात्रात्मक विवरण का मतलब क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। 60, 70, 80 ये क्या है, ये क्वांटिटी है। तो किसी भी चीज की अगर आपने क्वांटिटी के हिसाब से उसको डिस्क्राइब कर दिया तो वो क्या हो जाता है, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी का एक रिलेशन है कि हम उसके अंदर क्या बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन। अब दो चीजों में हम लोग अंतर भी तो करेंगे। अगर किसी का वजन 60 किलो है और किसी का वजन 120 किलो है, तो ये बोला जाएगा 120 किलो वाला जो है वो डबल वजन है 60 किलो से, तो हम वहां पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन किसी चीज का ये हो गया मात्रात्मक विवरण, तुलना और माप। तो मेजरमेंट, कंपैरिजन और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये जो तीनों चीजें हैं वो आपका किससे जुड़ी हुई हैं, मेजरमेंट से जुड़ी हुई हैं। मापन में यही तो तीन चीजें की जाती हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी चीजें लेते हैं तो यही चीज तो करते हैं, उसका क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन करते हैं। मतलब जिसको हिंदी में कहा जाता है मात्रात्मक, उसका विवरण बताते हैं, उसका तुलना करते हैं, मतलब उसका कंपैरिजन करते हैं और उसको मापते हैं। तो जितनी भी फिजिक्स में चीजें हैं इसी तरीके से डील की जाती है। इसके अलावा to measure or compare a physical quantity we need to fix some standard unit of the quantity। तो अगर हमें किसी भी चीज को मेजर करना है तो हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चाहिए। कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड का मतलब भौतिक मात्रा को मापने या तुलना करने के लिए हमें कुछ मानक इकाइयां को ठीक करने की आवश्यकता होती है। मानक इकाइयां का मतलब कि बेसिकली अगर आप यहां पर बता रहे हो कि इंडिया में आप किसी को अपना वेट बता रहे हो कि भाई 60 kg है, तो अगर आप यूरोप में जाकर बताओ तो वो भी सेम रहे। तो इसलिए हमने क्या किया है, कुछ एक बेसिक जो बोला जाता है, यहां पर एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात की गई है, उससे जुड़ी हुई बात रखते हैं। तो ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई किताबी बातें कि ऐसी बात की जाती है जहां क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो, जहां कंपैरिजन हो, जहां पे मेजरमेंट हो, उससे जुड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठे। तो देखते हैं कि करके। तो सबसे पहली चीज आपको दिख रही होगी दैट, ये क्या है, ये है पोटैटो, आलू है। तो आलू को अगर आपको नापना है तो आलू को कैसे नाप सकते हो, तो इतने सारे आलू हैं, आप बोल सकते हो कि सर ये हम इस तरीके से बता सकते हैं
कि ये इतने आलू हैं। तो हो सकता है कि भाई आप जो है इसको नापने के लिए इस चीज का यूज करो कि आप बता दो यहां पर 150 आलू हैं, या फिर आप इनको बता दो कि ये क्या है, तो 100 kg जो है वो आपके पोटैटो हैं। ये एक तरीका हो सकता है, यही चीज हो सकती है। तो एक तो या तो आप इनकी क्वांटिटी, इनका क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन कर दो, इनकी भौतिक जो मात्रात्मक जो विवरण है वो बता दो कि ये कितने आलू हैं। लेकिन ये जो चीज है कि अगर आपको इस चीज को मेजर करना है तो या तो आप इसको किलो केजी में कर दोगे या इनको नंबर में कर दोगे। तो यहां पर जो पहली चीज है, ठीक है, तो ऐसे क्या हम सभी चीजों को नंबर में कर सकते हैं, सारी चीजों को संख्याओं में दर्शा सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको गेहूं मिल जाए तो गेहूं के एक एक दाने आप तो गिन नहीं पाओगे, तो आप बोल दोगे कि सर इसको तो हम सिर्फ किस में मेजर करेंगे, केजी में मेजर करेंगे, किलोग्राम में मेजर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या सारी चीजों को एक ही तरह से मेजर कर दिया जाए? ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप शॉप पर जाएं, आप दुकान पर जाएं, तो किसी शॉपकीपर से आप ये बोलें कि मुझे जो है 2 किलो तेल दे दो, तो वो फिजिक्स के हिसाब से सही नहीं है। इंडिया में तो वैसे ये यूज किया जाता है, लीटर की जगह किलो ही बोल दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल सही नहीं है। आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहां पर आपको केजी में पेट्रोल नहीं मिलता है, वहां पे आपको लीटर्स में मिलता है। तो बेसिकली ये क्या यूज कर रहे हैं आप, कहीं केजी यूज कर रहे हैं, कहीं लीटर यूज कर रहे हैं। इंडिया में तो केजी भी यूज हो जाता है इसके लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको पेट्रोल पंप्स में और भी अलग अलग जगहों पे आपको लीटर्स में मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक लिक्विड है। तो लिक्विड को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज चाहिए जो कि किस में हो, उसकी एक बेसिक यूनिट्स होनी चाहिए, उसकी एक मुख्य इकाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको शॉप पर जाना है, किसी शॉप पर आप कपड़ा खरीदने गए हैं और उस कपड़े को आपको खरीदना है कि आप उसको बोलें कि मुझे केजी में दे दो या लीटर में दे दो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इसके लिए आपको और भी कुछ चीजें चाहिए। तो इसके लिए जो है आपको लेंथ में बात करते हैं कि आपको 10 मीटर कपड़ा चाहिए या 15 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहां पर मीटर की बात हो गई, यहां पिछली बात में लीटर की बात हो गई, यहां पर केजी की बात हो गई। मतलब आप जो है क्या कर रहे हैं, हर जगह जाने पर आपका जो उसका मेजरमेंट है, उसकी जो इकाई है, उसकी जो यूनिट्स है वो बदलती जा रही है। तो हर चीज हम एक ही तरह से नहीं नापते हैं, एक ही तरह से नहीं बताते हैं। तो ये जो है आपको इतनी बात समझने आ रही होगी कि अगर हमें कपड़े को मेजर करना है तो हमें दूसरी यूनिट यूज करनी है, हमें ऑयल को मेजर करना है तो हमें दूसरी यूनिट करनी है, हमें व्हीट या पोटैटो को मेजर करना है तो उसमें अलग चीज लगानी होती है। वैसे ही अगर हमें किसी का वेट बताना है तो वो वेट बताने के लिए भी अलग से जो चीज है वो आप केजी में ही बताएंगे, या ये जो वेट निकालने के लिए जो मशीन है इसको आप अगर अपने सर पर रखकर मेजर करेंगे तो क्या नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। तो हर चीज के मेजरमेंट का एक तरीका है, उस मेजरमेंट के तरीके के साथ साथ उसके साथ एक चीज भी डिफाइन की जाती है कि उसको आपको किस तरीके से दर्शाना है। हर चीज को एक ही पैमाने में बैठाकर अगर आप समझाएंगे तो कभी भी चीजें नहीं आएंगी। तो फिजिक्स के अंदर हम कोई भी चीज को जो मेजर करते हैं उस मेजरमेंट का एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, उस बेसिस पर हम किसी चीज को मेजर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो फिजिक्स में कैसे किया जाता है, तो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, मापन की बात कर रहे हैं, तो हम दो चीजों का यूज करते हैं। एक चीज यूज करते हैं क्वांटिटी और उसके साथ लगा देते हैं यूनिट, तब जाकर हमारा क्या कंप्लीट होता है, तो हमारा मेजरमेंट कंप्लीट होता है, मापन हमारा वहां जाकर पूरा हो पाता है। कब? जब हम दो चीजों का यूज करें, एक मात्रक का और दूसरा जो है इकाई का। मात्रक का मतलब या मात्रा का मतलब क्या है? क्वांटिटी। कि जैसे कि अगर आपको शॉप पर जाने के बाद गेहूं खरीदना था, व्हीट खरीदना था, तो आपने शॉपकीपर से बोला कि मुझे 10 केजी जो है क्या चाहिए, व्हीट चाहिए। तो यहां पर जो 10 हो गया, जो 10 हो गया, ये 10 क्या बन गया? ये क्वांटिटी बन गई। और जो ये केजी था ये क्या बन गया? यूनिट बन गया। वहीं पर अगर पेट्रोल की बात करें, अगर आपने गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डलवाया है तो 2 क्या बन गया? आपका क्वांटिटी बन गया, और लीटर क्या बन गया? यूनिट बन गया। आपकी वेट की भी बात करें तो उसमें भी कुछ होगा, जैसे 60 केजी की हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो यहां पर 60 क्या हो गया? क्वांटिटी या मात्रक हो गया या मात्रा हो गया, और उसका केजी क्या हो गई? इकाई हो गई। इसके अलावा अगर हमने मीटर की बात करी थी कि 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 10 क्या हो गया? उसका मात्रा हो गया, और मीटर क्या हो गई? उसकी इकाई हो गई।
तो फिजिक्स में एक चीज हमको चाहिए होती है जिसको क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। और वो यूनिट किस लिए हेल्प करती है, तो यूनिट किसी भी चीज को एक से दूसरे को कंपैरिजन करने में और अलग करने में बताती है। अगर आप दुकान जाकर ये बोलें कि मुझे 2 सेकंड जो है शक्कर दे दी जाए, तो वो नहीं समझेगा। अगर वहीं पर आप बोल दें उसको कि 2 मीटर शक्कर दे दी जाए, तो भी नहीं समझेगा। तो हर चीज जो है आपको एक बेसिक फॉर्म में दर्शानी होती है, और वो चीज क्या होती है, वो यूनिट होती है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, तो यूनिट्स, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि भाई यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं, यूनिट्स क्या क्या होती हैं, किस तरीके से इनको बताया जाता है और कितने टाइप्स की होती हैं। तो यूनिट आप जो है अगर बेसिक फॉर्म में देखा जाए, तो किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी मापन प्रणाली के अंदर अगर वहां पर यूनिट नहीं होगी, वहां पर इकाई नहीं होगी, तो वो मापन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को दुकान में जाकर कुछ भी बोल दें कि भाई 10 चाहिए मुझे, तो 10 क्या चाहिए, 10 पैकेट चाहिए, 10 किलो चाहिए, 10 लीटर चाहिए, 10 सेंटीमीटर चाहिए। तो हर चीज के लिए आपको आखिरी में क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप किसी को टाइम बता रहे हो, तो 2 kg टाइम नहीं बताओगे, 2 PM बताओगे, 2 AM बताओगे। 2 आवर्स का टाइम लगता है आपको किसी चीज में, 2 मीटर का टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही हर चीज को बताने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यूनिट्स चाहिए। तो बेसिकली यूनिट्स के जो हैं कुछ टाइप्स होते हैं। वैसे तो देखा जाए फिजिक्स के हिसाब से 2 मेजर टाइप्स बताए जाते हैं कि इसके 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, लेकिन कई जगहों पे हम 3 के नाम भी लेते हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहली यूनिट है जिसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स का ही एक पहला प्रकार है जिसको कहा जाता है मौलिक इकाई या फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं डिराइव यूनिट्स या व्युत्पन्न जो है आपका इकाई। और एक और तीसरा टाइप होता है, वैसे तो आपको एग्जाम्स में आए तो आप 2 ही आंसर लगाकर आइए, लेकिन कहीं कहीं जगह पे हम तीसरे को भी मानकर चलते हैं। और तीसरा क्या होता है, उसको बोलते हैं पूरक इकाई या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर क्या आ जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ जाता है। तो मेजरली आपको क्या डील करना है, इसको और इसको ही मेजर पढ़ना होता है। मतलब आपको फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा डिराइव यूनिट्स को ही ज्यादा फोकस करके पढ़ना होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो शुरू करते हैं आज यूनिट्स को समझना। तो यूनिट्स आपको समझने आ रहे होंगे कि यूनिट्स की क्या यूजेस है, कि अगर आपको कोई भी चीज को डिफाइन करना है तो वो मेजरमेंट तब कंप्लीट होगा जब उसके साथ क्या आ जाए, तो उसके साथ जो है यूनिट्स आ जाए। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई मेजरमेंट का मतलब है कि कोई ना कोई क्वांटिटी होगी और उस क्वांटिटी के साथ यूनिट होगी, मतलब कुछ ना कुछ मात्रा होगी और उस मात्रा के साथ साथ यूनिट होगी, उसके बिना यूनिट्स कंप्लीट नहीं होंगी। तो यूनिट्स में भी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, मौलिक इकाइयां क्या होती हैं। तो देखा जाए तो फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि किसी से भी रिजॉल्व नहीं हो सकती, सबसे पहले। दूसरा, ये जो है एकदम फंडामेंटल नेचर की है। मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से देखिए। मतलब देखिए यहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया है मौलिक। मौलिक का मतलब कि वो एकदम बेसिक है, ना उसको तोड़ा जा सकता है, ना वो किसी से बनाया जा सकता है, वो एकदम बेसिक है, वो एकदम मौलिक है। तो वो चीज क्या कहला जाती है, आपकी मौलिक इकाई कहलाती है। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किसी से भी डिराइव्ड नहीं हुई है, किसी से भी उत्पन्न नहीं हुई है, ना उनको तोड़ा जा सकता है, वो जैसी हैं वो वैसी हैं। तो फंडामेंटल क्या होता है, जैसे आपने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़े होंगे कि भाई आपको शुरुआत में फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं कि अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो पहले आप उसके फंडामेंटल सीख कर आइए, तब जाकर आपको मैथ सीखना होता है। तो फंडामेंटल कोई भी चीज का बेसिक होता है, एकदम मौलिक होता है, जिसको आप किसी भी तरीके से किसी से मिलकर नहीं बना होता है, उससे जो चीजें हैं मिलाकर बनाई जाती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो फर्दर क्या ना हो, रिजॉल्व ना हो। फर्दर रिजॉल्व का मतलब कि उनको तोड़ने पर हमें कुछ और चीजें ना मिले। जैसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, तो हमारे शरीर में क्या है, तो हमारी शरीर में ऑर्गन सिस्टम्स हैं बहुत सारे।
जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो रेस्पिरेशन सिस्टम काम कर रहा है, श्वसन तंत्र काम कर रहा है, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, रिप्रोडक्शन सिस्टम काम कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम भी काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो कोई भी जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से मिलकर, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। और ये ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से बना है। और ये ऑर्गन किससे मिलकर बना है? तो टिश्यू से मिलकर बना है। और ये टिश्यू किससे मिलकर बना है? तो सेल से मिलकर बना है। तो सेल क्या हो गया? एकदम बेसिक यूनिट हो गई। सेल क्या हो गई? बेसिक यूनिट हो गई। जैसे शरीर की, वैसे ही फिजिक्स के अंदर कुछ यूनिट्स होती हैं जो किसी से भी मिलकर नहीं बनी है, वो सबसे बेसिक है, सबसे मौलिक है, सबसे मूल है। मतलब उनसे जो है एकदम, ये कैसी हो गई? उनकी सबसे ज्यादा मौलिक इकाइयां हो गई। तो उसको कहा जाता है क्या? आपका उसको कहा जाता है फंडामेंटल। कि मतलब उससे मिलकर मिले, उसके बाद फर्दर कुछ ना हो। किसी सेल को जो है वो सबसे बेसिक यूनिट हो गई। जैसे एक घर की सबसे बेसिक यूनिट जैसे बोला जाता है कि आपके घरों में जो ईंट है, जो ब्रिक्स हैं, वो सबसे बेसिक यूनिट हो गई। तो उनसे मिलकर आपका घर बना हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही जो फिजिक्स के अंदर यूनिट्स हैं जो सबसे ज्यादा कैसे नेचर की हैं? फंडामेंटल नेचर की हैं, मौलिक स्वभाव की हैं। उन यूनिट्स को क्या कह दिया जाता है? उनको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो कितने टाइप की हैं? तो इनमें बताया जाता है फंडामेंटल यूनिट्स 7 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने टाइप की हैं? तो 7 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो उनको देखते हैं। तो इसमें जो है आपका 7 टाइप का कौन सा है? तो इसमें आपका आता है मास। मास का मतलब कि द्रव्यमान कितना है। इसके अलावा लेंथ मतलब लंबाई। इसके अलावा टाइम मतलब समय। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है। इसके अलावा जो है आपका ज्योति तीव्रता जिसको कहा जाता है लाइट इंटेंसिटी। इसके अलावा किसी भी चीज का परिमाण या आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो भी इसके अंदर आ जाता है। टेम्परेचर जो तापमान होता है वो भी आ जाता है। तो ऐसी 7 तरह की चीजें हैं जिनको क्या बताया गया, एकदम बेसिक टाइप के हैं। और उन बेसिक यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसमें मास, लेंथ, टाइम जो है आपका आ जाएगा। मास आ जाएगा, मास का मतलब द्रव्यमान। लेंथ का मतलब आपका लंबाई। टाइम, लाइट इंटेंसिटी। इसके अलावा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो है 7 तरह की आपकी फंडामेंटल यूनिट्स बताई जाती हैं। कि कितने टाइप की होती हैं? तो 7 टाइप की होती हैं। किसी भी चीज का जो मास मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है? तो मास जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में और इसको शो किया जाता है केजी से। इसको किससे शो किया जाता है? केजी से। तो देखा जाए तो यहाँ पर आप जो चीज देख रहे हैं, मतलब एक एक फंडामेंटल यूनिट्स को आप देख तो रहे, साथ साथ इनके सिंबल्स भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सिंबल्स पर भी ध्यान देंगे। इसके अलावा मास का मतलब क्या हो गया? आपका द्रव्यमान हो गया। इसके अलावा लेंथ, लेंथ का मतलब किसी भी चीज की लंबाई। तो ये लंबाई भी तो एक बेसिक यूनिट है जिसको किससे दर्शाया जाता है? मीटर से। और इसको शो किया जाता है एम से। इसके अलावा टाइम, टाइम को किससे शो किया जाता है? सेकंड से। और इसका जो सिंबल है वो एस है। स्मॉल एस, स्मॉल एम, कैपिटल के, स्मॉल जी, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, तो तापमान को किससे शो किया जाएगा? केल्विन से। केल्विन से इसको शो किया जाता है। और केल्विन में देखी जाए तो डिग्री नहीं आती। अगर आप सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री रोमर होता है, लेकिन केल्विन के अंदर सिर्फ के आ जाता है। तो इस पर ध्यान देना है। इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका कहीं से भी जो विद्युत धारा बह रही है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा। तो आपके घरों में जितने भी अप्लायंसेस काम कर रहे हैं वो करंट पे ही करते हैं। तो वो भी एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट जिसकी यूनिट क्या हो जाती है? एम्पियर। और इसको शो किया जाता है कैपिटल ए से। इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब हिंदी में होता है ज्योति तीव्रता। और इसको किससे शो किया जाता है? कैंडला से। इसकी यूनिट क्या है? कैंडला। और उसको डिफाइन किया जाता है स्मॉल सी डी से। ये अगर CD मिलेगा आपको तो क्या बताएंगे आप? ये कैंडला की यूनिट है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट से 7 मौलिक जो इकाइयां हैं
इसके अलावा आखिरी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब यहां पर हम मोल की बात करते हैं, MOLE, और इसको शो किया जाता है MOL से। मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस की मतलब किसी भी चीज का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब वही हो गया कि कितना, जैसे ये केमिस्ट्री में आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं मोल शब्द को, कि कितनी क्वांटिटी है, कितना मॉलिक्यूल है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल से नापते हैं। तो ये 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। फिजिक्स का एकदम बेसिक है, ये आप लोगों ने सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको वापस से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स में तो ये आना है। तो इनसे एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाता है, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। कौन कौन सी? मास हो गई, हर चीज के अंदर मास है, लेंथ है, टाइम लगता है हर चीज के लिए, इस वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हर एक चीज टाइम लेती है, टेम्परेचर होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। केजी किसकी यूनिट हो गई? तो मास की हो गई। वैसे तो वहां पर जो है आपका केजी यूज किया जाता है, और के का मतलब क्या होता है? तो के का मतलब होता है किलो। किलो का मतलब 10 की पावर 3। जैसे मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो इनको भी सीख लेंगे, इनको भी याद करना जरूरी है कि भाई मिली का मतलब क्या है, नैनो का मतलब क्या है, गीगा का मतलब क्या है, इसको भी मैं बता दूंगा। तो आज थोड़ा सा फंडामेंटल यूनिट्स को पे जोर दे रहे हैं, यूनिट्स के ऊपर जोर दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे प्रीफिक्सेस पे भी बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि, अदिश राशि, इन सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। तो एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ऐसे स्टूडेंट जिनको साइंस बिल्कुल नहीं आता है, हम उनको लेकर भी चल रहे हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आपके लेवल की भी चीजें होंगी, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल्स भी बढ़ाता जाऊंगा मैं। इसके अलावा जो आप लोगों के आंसर्स जो आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल जो है ट्राई करिए। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल, धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक्स अच्छे होते जाएंगे, आपके थोड़ा थोड़ा कमांड आता जाएगा, क्वेश्चंस के लेवल भी मैं बढ़ाते जाऊंगा। तो अच्छे से देखते रहिए, होप यहां तक चीज समझ में आई होगी। तो भाई हमने बात कर ली थी सबसे पहले कि इसकी यूनिट्स की, तो यूनिट्स के अंदर हो गई एक फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हो गई? जो सबसे कैसी नेचर की हो, मूल इकाइयां हो, उनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता हो फर्दर, उसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरे तरह की यूनिट कौन सी हो गई? तो उसको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव यूनिट्स वो होती हैं जो किससे मिलकर बनी हो? फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हो, उनको कह दिया जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो बढ़ते हैं किसकी ओर? डिराइव यूनिट्स को। इसको हिंदी में कहा जाता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब जो पहले से मौजूद है उसी से मिलाकर अगर बना दिया जाए तो वो हो जाएगी कौन सी यूनिट? डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि आपको पता है ये एम्पियर है, ये आपको पता है कि किसी चीज की लेंथ है, यहां पर मीटर है, तो इन चीजों को आप मिलाकर अगर काम कर दें, जैसे कि यहां पर समझते हैं ध्यान से, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें फोर्स का। फोर्स का मतलब होता है बल। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बल का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज का द्रव्यमान, जो भार है उसका, और साथ साथ एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। तो अब देखा जाए तो मास की यूनिट आपको पता है क्या होती है? केजी होती है। इसके अलावा एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे अभी हम और भी मैकेनिक्स में चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर वापस से ये चीजें आएंगी, लेकिन एक्सेलरेशन में बता देता हूं क्या है। तो एक्सेलरेशन जो है इसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन को ही त्वरण कहा जाता है, वेलोसिटी को वेग कहा जाता है। तो वेग बटा समय जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? अब इसकी यूनिट समझने के लिए, ये सब चीजें डिराइव्ड यूनिट्स हैं तो आपको समझ नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अगर आप वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हिंदी में विस्थापन कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप क्या कह रहे हैं? विस्थापन। तो विस्थापन जो है कि किसी ए पॉइंट से, ए पॉइंट अगर हम मान लिया जाए और ये है आपका सी पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, तो यहां से अगर हम कंसिडर करें कि ये जो यूनिट है ए से बी के बीच में 3 मीटर डिस्टेंस है और बी से सी के बीच में 4 मीटर डिस्टेंस है, इस तरह का यहां पर इनके बीच में दूरी है। तो विस्थापन ये कहलाता है
कि अगर जैसे आपको ए से सी तक जाना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ए टू सी पहुंचने के लिए जो क्या लगे, मिनिमम डिस्टेंस लगे। मिनिमम डिस्टेंस मतलब एकदम जो न्यूनतम दूरी है वही क्या है, विस्थापन है। तो न्यूनतम दूरी की बात करें तो यहां से ए से बी जाएंगे तो 3 मीटर, बी से सी जाएंगे तो 4 मीटर हो गया। तो ओवरऑल ए से सी के बीच में जो दूरी है वो कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। लेकिन क्या ये न्यूनतम दूरी है? क्या ये न्यूनतम दूरी है? इसको ध्यान से समझिए। तो न्यूनतम दूरी का मतलब ये होता है आपका कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में आपको कितना समय लग रहा है या कितना डिस्टेंस है। तो मान लिया जाए आप घर से निकलते हो और कहीं जाते हो तो आप बहुत घूम फिर कर जाते हो, तो उससे क्या डिस्टेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन क्या उन दोनों जगहों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कहीं से भी ऐसे घूम फिर कर जाएंगे तो इससे आपका डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब, विस्थापन का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस, किसी भी दो स्थान के बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसको कहा जाता है विस्थापन। तो यहां पर देखा जाए तो ए से सी तक जाने में आपको कितना लगेगा, 5 मीटर लगेगा, क्योंकि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो है 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, बहुत बेसिक सी चीज है। तो ये आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 अंडर रूट जो होता है वो 5 होता है। तो मतलब ए और सी के बीच में जो विस्थापन हो गया वो कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो किसी भी दो चीजों के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो क्या है, वो आपका वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो आपका ये जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है। और लेंथ क्या बताता है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस चीज को बताने के लिए आप लेंथ की यूनिट यूज करते हैं। तो यहां पर आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वेलोसिटी क्या है या आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट ही है जिसकी यूनिट क्या है, जिसकी इकाई क्या है, मीटर है। और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर टाइम भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। तो टाइम भी यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ भी यहां पर है, मतलब मीटर का इस्तेमाल भी हो रहा है और सेकंड का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो मतलब फंडामेंटल यूनिट्स वो हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी है, जो सबसे बेसिक है, जो एकदम फंडामेंटल नेचर की है, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, व्युत्पन्न की बात कर रहे हैं, मतलब जो किसी से उत्पन्न हो सकती है। तो वेलोसिटी की बात की जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड हो गई। तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। ये क्या बन गई, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन में ऊपर क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, और टाइम फिर से आ रहा है तो एक और सेकेंड। तो इससे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट किसकी हो गई, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। और जब अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में एक तो मास लगा और मास की यूनिट क्या हो गई, केजी। फिर एक्सेलरेशन लगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसके अंदर केजी भी है, इसके अंदर मीटर भी है, इसके अंदर सेकेंड भी है। मतलब जो फोर्स बन रहा है, फोर्स बहुत सारी यूनिट से मिला जुला कर बनाया जा रहा है, जिसमें केजी भी आ गया, मतलब इसके अंदर मास भी आ गया, इसमें मीटर स्क्वायर आया, मीटर आया, मतलब इसमें लेंथ भी आ गई, सेकेंड आया, मतलब इसमें टाइम भी आ गया। मतलब ऐसी यूनिट्स जो किससे मिलकर बनी हो, फंडामेंटल से ही मिलकर बनी हो। केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन भी कह देते हैं। तो न्यूटन अगर पूछा जाए क्या न्यूटन जो है वो आपका फंडामेंटल यूनिट है, तो नहीं। न्यूटन क्या है, तो न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट का मतलब ये क्या है, व्युत्पन्न इकाई है जो किससे उत्पन्न हुई है, ये उत्पन्न हुई है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स का। तो यहां पर हमने सारे फंडामेंटल्स को यूज करते हुए कहां पर पहुंचे, हम डिराइव्ड यूनिट्स पे पहुंचे। तो डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सारी होती हैं, तो डिराइव्ड यूनिट्स में बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो किससे मिलकर बनी हो, फंडामेंटल से मिलकर बनी हो, उनको कह दिया जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स में अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्या हो गई, एक लेंथ हो गई, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहां पर आप दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उससे नई यूनिट बना रहे हैं। तो एरिया भी क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूबिक भी एक डिराइव्ड यूनिट है। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूबिक। तो ये भी क्या हो गया, आपका एक डिराइव्ड यूनिट हो गया।
फ्रीक्वेंसी जो होती है ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है जो टाइम का ही यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/टाइम होता है, तो सेकंड इनवर्स को ही क्या कहा जाता है, हर्ट्ज कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं देखा जाए तो देखिए इसमें बहुत सारे फॉर्मूले जैसे पावर का है, एनर्जी का है, फोर्स का है, फ्रीक्वेंसी का है, ये हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन यहां पर एग्जांपल्स देने थे इसलिए मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि एरिया भी एक डिराइव्ड यूनिट है, वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड यूनिट है, एनर्जी भी एक डिराइव्ड यूनिट है, प्रेशर भी एक डिराइव्ड यूनिट है। अगर आपको पास्कल मिलेगा तो पास्कल प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो प्रेशर आगे चलकर हमको पढ़ना है। प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की अभी यूनिट बताई मैंने न्यूटन, और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप क्या बोल देते हैं, पास्कल बोल देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आप पास्कल एक डिराइव्ड यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है, तो पास्कल जो है वो आपका डिराइव्ड यूनिट है, ना कि एक फंडामेंटल यूनिट है। तो होप थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, क्या होती है फंडामेंटल यूनिट्स और क्या होती है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट्स वो है जो किससे मिलकर बनी हो, फंडामेंटल से ही मिलकर बनी हो। बढ़ते हैं आगे। कुछ यूनिट्स होती हैं जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहा जाता है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कौन सी आ जाती है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आ जाता है एक एंगल जिसको कहा जाता है आपका कोण, और एक होता है ठोस कोण। एक एंगल होता है जिसकी यूनिट क्या है, रेडियन है, जिसको स्मॉल आर से यूज किया जाता है, और एक स्टे रेडियन होती है जिसको एस आर से यूज किया जाता है। ये किसके लिए मेजर किया जाता है, सॉलिड एंगल के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर या तो चीजें फंडामेंटल होंगी या तो क्या होंगी, या तो डिराइव्ड होंगी। अब ये सप्लीमेंट्री क्या है, तो सप्लीमेंट्री पूरक कहे गए। अब इन यूनिट्स में क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं। अभी डायमेंशन लेस क्या मतलब होता है, तो ये आयामहीन मात्रा होती है। डायमेंशंस भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बेसिक तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कि देखिए यहां पर हमने बात करी प्लेन एंगल की, तो प्लेन एंगल को आपने किससे बताया, प्लेन एंगल का मतलब एक सामान्य कोण की बात कर रहे हैं, जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं, रेडियन से दर्शा रहे हैं। रेडियन में दो चीजें आ रही हैं, रेडियन इज इक्वल्स टू S/R आ रहा है, मतलब यहां पर जो इसका डिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं, और इसका एंगल मतलब किसी भी चीज में जो एंगल बन रहा है S/R की बात करी हमने। तो S/R में S भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, R भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। मान लिया जाए 3 मीटर अपॉन 3 मीटर, तो 3 मीटर अपॉन 3 मीटर में अगर हम बात करें तो मीटर मीटर कट गया, बचा क्या, केवल 1 बचा। तो 1 के पास कोई यूनिट है क्या, तो इसके पास यूनिट नहीं है, ये डायमेंशन लेस हो गया। जिसके पास कोई यूनिट ना रहे उसी को क्या कह दिया जाता है, आयामहीन या डायमेंशन लेस कहा जाता है। तो इनमें कोई भी तरह के डायमेंशंस नहीं आते, इसलिए हमने इनको अलग से रख दिया और क्या कह दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें कैसा है, तो यहां पर देखो ये पूरा का पूरा F मतलब एरिया हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्या होता है, तो वो होता है πr², और नीचे क्या लिखा हुआ है, R² ही। तो R² भी मतलब कोई भी R होगा, तो R मान लिया जाए ये 3 मीटर है, और यहां पर भी R हो सकता है कुछ। तो आखिरी में जो यूनिट बनेगी वो 3 मीटर स्क्वायर ही बनेगी, ऊपर भी मीटर स्क्वायर ही बनेगी। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, बचेगी क्या, सिर्फ वैल्यू बचेगी, 3 बचे, 4 बचे, कुछ भी बच सकती है। पाई की वैल्यू भी तो क्या होती है, 3.14 होती है, या 22/7 लेते हैं आप। तो केवल आपके पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, आपके पास कोई यूनिट नहीं आ रही है, इसलिए इनको हमने क्या किया, अलग से रखा, और इनको क्या कह दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स रख दिया, पूरक इकाई रख दी। वैसे मैं आपको फिर बोलूंगा, अगर एग्जाम्स में आपको आए कि कितने तरह की इकाइयां होती हैं, तो आप आंसर 2 ही लगाइए, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में उसी को माना जाता है, इनको इतना कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इनमें भी क्या है, अगर हम यहां बात कर रहे थे तो इनमें भी तो मीटर का इस्तेमाल है, तो मीटर ही इस्तेमाल है, मतलब इनका भी फंडामेंटल से ही कहीं ना कहीं रिलेशंस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण इसमें रेडियन और स्टे रेडियन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा अलग डिफाइन किया हुआ है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर प्रेजेंट, कि कितने प्रकार की जो है इकाइयां हैं, तो एक जो है आपकी कौन सी इकाई है, तो एक आपकी मौलिक इकाई और एक व्युत्पन्न इकाई होती है। पूरक इकाइयां थोड़ा सा मानी जाती हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, तो 2 ही मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए एक और चीज यूज की जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का मतलब होता है कि जब आप सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस नाप रहे हैं, जैसे मान लिया जाए ये होता है 150 मिलियन किलोमीटर,
150 मिलियन किलोमीटर, ये एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बदलती रहती है। जैसे अभी समर सीजन चल रहा है तो अर्थ जो है सन के पास है, और जब विंटर सीजन आ जाएगा तो अर्थ जो है वो सन से दूर हो जाएगी। तो हम ऑन एन एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर मानते हैं, जो कि क्या होता है 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये किसके बीच में है? तो अर्थ और सन के बीच में जो दूरी को नापने के लिए आप मेजर करते हैं डिस्टेंस, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके साथ साथ एक और यूनिट मेजर की जाती है जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है, उसको कहा जाता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है इसको देख लीजिए। तो द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर इज इक्वल्स टू 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। इसको कई जगहों पे 10 ट्रिलियन भी लिख दिया जाता है, 10 ट्रिलियन किलोमीटर भी बोल दिया जाता है। मतलब ये क्या है, लाइट ईयर एक तरीके से यूनिट है डिस्टेंस की, जिसमें लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो डिस्टेंस की यूनिट है। ईयर से आप जो है टाइम की यूनिट मत बोल दीजिएगा कि ये टाइम की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट नहीं है। ये जो प्रकाश वर्ष होता है ये किसकी यूनिट होती है? तो एग्जाम्स के लिए याद रखिए, ये होती है डिस्टेंस की यूनिट। तो ये होती है डिस्टेंस की यूनिट। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करी हमने। एस्ट्रोनॉमिकल भी क्या है? तो अर्थ, इसमें जो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर आपका अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, जो अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बताया जाता है। इसके अलावा लाइट को जो टाइम लगता है आने में, डिस्टेंस जो भी मेजर किया जाता है वो किससे बताया जाता है? लाइट ईयर से बताया जाता है। और एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है? तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अगर आप किसी चीज को किलोमीटर से दर्शा रहे हैं, किसी चीज को किलोमीटर से दर्शा रहे हैं, तो मतलब वो क्या है? वो डिस्टेंस ही है। तो याद रखेंगे लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जो आपने पढ़ी हुई हैं बहुत पहले, लेकिन उस चीज को रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर आपको बार बार ये यूनिट्स आएंगी, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक फॉर्म में ये लेक्चर कवर किया, जिसमें हमने आज क्या पढ़ा। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमें चाहिए क्या? यूनिट्स का और मेजरमेंट्स का। तो फिजिक्स के अंदर हम कोई भी चीज का क्या करते हैं? एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन के साथ साथ उसका मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि हमें कोई एक चीज दूसरी चीज से कैसे अलग होगी उसको समझने के लिए मेजरमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो हमने जो है इनको स्टैंडर्ड देने के लिए, अब जैसे यूनिट्स के नाम जो दिए गए कि भाई हर चीज को अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई डिस्टेंस की यूनिट भी अगर हम मीटर बोलें, लेंथ की यूनिट भी अगर हम मीटर, डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर बोलें, हम मास की यूनिट भी मीटर बोलें, तो इससे कंफ्यूजन होगा। अगर हम शॉप पर जाएंगे तो शॉप पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हमें केजी में भी चाहिए तो मीटर में बोलें, अगर टाइम में भी चाहिए तो मीटर में बोलें। तो हर चीज को एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर हम किसी को समय बता रहे हो तो सेकंड में बताएं, किसी वजन को तौल रहे हो तो केजी में तौलें, किसी लेंथ को नाप रहे हो मीटर में नापें, किसी को तापमान बता रहे हो तो उसको जो टेम्परेचर है वो किसी एक यूनिट से बताएं। तो वो एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। तो उस स्टैंडर्ड्स के लिए हमने यूनिट्स का कॉन्सेप्ट लाया। यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं? तो 3 तरह की यूनिट्स को देखा। वैसे तो मेजर 2 तरह की हैं, एक फंडामेंटल्स जिनको मौलिक कहा गया, दूसरा जो है आपका डिराइव्ड होती है। डिराइव्ड को ही क्या कहा जाता है? तो डिराइव्ड यूनिट्स को ही कहा जाता है व्युत्पन्न। तो फंडामेंटल यूनिट्स में 7 बताई, डिराइव्ड्स में बहुत सारी हैं, जिनसे किससे मिलकर बनती है? फंडामेंटल से। और सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल और आपका सॉलिड एंगल की बात करी। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करी, जो लगभग आपका कितना 150 मिलियन किलोमीटर होता है, और एक लाइट ईयर में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। मतलब आपका 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो इतनी बात आपको आज की क्लास में समझ में आई होगी। आज के कुछ एमसीक्यू हैं जो आज की क्लास जिसने देखी है अच्छे से उसको बन जाएंगे। तो द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज केल्विन, ACD या मोल। ये आपको बताना है पदार्थ की मात्रा का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक कौन सा है? KACD या मोल। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर? मौलिक इकाइयां कितनी हैं? 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं या 6 हैं? ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट डिराइव्ड यूनिट? अब इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो डिराइव्ड नहीं है। तो यहां पर जो है आप देख लीजिए कि कौन सी ऐसी इकाई है जो क्या नहीं है। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे आप कि यहां पर आप डिराइव्ड का मतलब व्युत्पन्न कर लीजिए। यहाँ पे ये नीचे थोड़ा सा गलत क्वेश्चन आ गया है, तो इसको बस ये देख लीजिएगा डिराइव्ड यूनिट कौन सी है। तो डिराइव्ड यूनिट में जो है पास्कल है, किलोग्राम है, वॉट है या जूल है।
तो होप ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।